तो प्यारे बच्चों, हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, यानी एक ऐसा मोशन जहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, ठीक है, यानी कांस्टेंट नहीं हो। तो उस केस में हमने देखा कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं और हम इंस्टेंटेनियस चीज़ों की बात करते हैं वहाँ पे। तो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फार्मूला है जो है v=dx/dt। और कभी कभी कुछ बुक्स में ये जो x है उसको s लिखते हैं, तो हम ये फार्मूला ऐसा भी लिखते हैं v=ds/dt। अब इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, और एक्सेलरेशन के हमने तीन फार्मूला देखे। एक हमने देखा a=dv/dt जब v टाइम का फंक्शन हो। एक हमने देखा a=d²x/dt², इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर एक हमने देखा a=v/dv/dx, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इस फार्मूला के ऊपर और इस फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल देखे, ठीक है, और इस फार्मूला के ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल देखा। अभी हम इस फार्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। आओ देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है। तो ये रहा सवाल हमारे सामने। तो चलो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक बार। आप चाहें डियर स्टूडेंट्स तो आप पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं और देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है, वही आता है जो इसका एक्चुअल आंसर है या नहीं। तो आप पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवाल को। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज, और ये हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा यूनिट में है, मतलब यहाँ पे जो भी टाइम हमको दिख रहा है वो टाइम किस में है, सेकंड्स में है, और जो हमको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दिख रही है वो मीटर में होगा, ठीक है। तो फिर उसने क्या फाइंड करने के लिए हमको बोला, तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। पहली तो पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t=0, ठीक है। t=0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। दूसरा उसने हमको क्या बोला है कि स्टेट वेदर द मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। बताइए कि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये हमें बताना है। और क्या बोला है उसने तीसरे पार्ट में, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 0, कि जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की, ठीक है। तो हम बारी बारी से तीनों चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। तो हमें पहले निकालना है पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t=0। तो चलो ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला पार्ट है पोजीशन निकालना। तो पोजीशन तो बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं एट टाइम t=0। लेट्स सी हाउ। तो ये इक्वेशन मैं यहीं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि एट टाइम t=0, एट टाइम t=0 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमें निकालना है, पोजीशन यानी x निकालना है हमें। तो इस इक्वेशन में हम t=0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो होगा 20 + 0 - 0, यानी x क्या आ गया हमारा, x हमारा आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया पहले पार्ट का पहला पार्ट, यानी पोजीशन हमने निकाल लिया है एट t=0। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है एट t=0। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमें पोजीशन दिया हुआ है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। ये रहा, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिल रहा है, हाँ जी, वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है। तो चलो उसी की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं वापस से इक्वेशन लिखता हूँ। तो हम बोल रहे हैं v इज़ नथिंग बट dx/dt। सी दिस इज चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी दिस एंटायर थिंग इज़ गिविंग यू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम। तो हम आगे इसको लिखते हैं d/dt ऑफ, और x का इक्वेशन क्या है, 20 + t³ 20 + t³ - 12t, यही है देखो, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स सी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, माइनस ये इसके पास भी जाएगा तो यहाँ कांस्टेंट 12 बाहर निकल जाएगा और वो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी, टी अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको याद दिला दूँ फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इज़ n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। पावर नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, ये देखिए पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ, और जो x है उसका पावर 1 से घटा देना है, यानी ये जो x है इसका पावर 1 से हमें घटा देना है। ठीक है, तो चलो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंपली -12 बचेगा। तो देयरफॉर v क्या आ गया, v आ गया 3t² माइनस 12, और ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा यानी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी किस टाइम पे निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है एट t = 0। तो चलो t = 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे हमको बस t की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो मैं आगे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ कि एट t = 0 v विल बी व्हाट, 0 माइनस 12, यानी v विल बी -12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो फिर हमारा दूसरा पार्ट भी आ गया। बहुत अच्छी बात है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। आओ चलो अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि स्टेट वेदर द मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। बताइए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी वाला इक्वेशन हमें मिला है इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमको क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए। तो देखा आपने हमने क्या किया, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, वेलोसिटी, और अब हम एक्सेलरेशन पाने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a = dv/dt, और ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ v। v क्या है, v है 3t² माइनस 12। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये दोनों के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, कांस्टेंट 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t², और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये फिर से d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n के फॉर्मूला में इसको पुटअप कर देंगे, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1। देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी 6t। अब देखो इसका यूनिट लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज़ वेरिएबल। देयरफॉर द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन इज़ व्हाट काइंड ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम का टर्म आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 0। ठीक है, यानी क्या निकालने बोल रहा है कि जब व्हेन वेलोसिटी इज़ 0 उस टाइम पे पोजीशन क्या है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे पोजीशन क्या है। तो चलो वेलोसिटी वाला इक्वेशन हमारे पास है ऑलरेडी, ये वेलोसिटी वाले इक्वेशन में हम 0 पुट करते हैं। तो मैं वापस से वो इक्वेशन लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, 3t² माइनस 12। तो हमारे पास v है 3t² माइनस 12। अब व्हेन v = 0 उस केस में v 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 3t² माइनस 12, यानी हम बोल सकते हैं 3t² = 12, और यहाँ से t² हो जाएगा 4 और t हो जाएगा ±2। अब टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, दिस इम्प्लाइज दैट टाइम शुड बी 2 सेकेंड। यानी पता ये चला कि जब वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे टाइम कितना है, 2 सेकेंड है।
यानी 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का तो जनरल इक्वेशन हमारे पास है और वो हमने यहाँ देखा है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, 20 + t³ 20 + t³ - 12t, ये x का इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम की जगह पर 2 पुट करेंगे हम, ये वाली वैल्यू टाइम की ना यहाँ पुट करेंगे हम। तो लेट्स सी वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 20 + 2 ^ 4 ^ 4 ^ 8 - 12 ^ 2 = 24। तो ये हो जाएगा ये डिस्टेंस 28, इनको पहले ऐड कर दो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 28 - 24 विच इज़ नथिंग बट 4 मीटर, ठीक है। यानी पता ये चला कि जब वेलोसिटी 0 थी उस टाइम पे टाइम इतना था और उस टाइम पे पोजीशन इतनी थी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, वेलोसिटी 0 पे टाइम कैलकुलेट किया और उस टाइम पे पोजीशन क्या है वो हमने फिर कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। बाई चांस कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया है तो आप ऐप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप ये कॉपी डाउन कर लें, तो आप पहले तो डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लेंगे। थोड़ा टाइम देता हूँ मैं आपको। उसके बाद पॉज करके आप ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे और उसके बाद आप पॉज करके ये वाला पेज कॉपी डाउन कर लेंगे। तो बच्चों हम देख रहे हैं अगला सवाल। आप चाहें तो पॉज करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एक बार, है ना। प्यारा सवाल है, आओ देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये कहता है डियर स्टूडेंट्स, इसको रीड करेंगे हम। अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन OX, ठीक है। अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t in seconds, the distance x in meters of particle from point O is given by इतना। How long would the particle travel before coming to rest? How long will the particle travel before coming to rest? ठीक है। यहाँ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें निकल के सामने आएंगी डियर स्टूडेंट्स। देखो पहले तो हम ये पता लगा सकते हैं कि t = 0 पे वो पार्टिकल कहाँ था, मतलब इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एट t = 0, अगर इस इक्वेशन में हम t0 पुट कर दें तो हमको x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी, एट t = 0 x हमको मिल जाएगा 10 मीटर। देखिए आप, दो टर्म्स 0 हो जाएंगे, मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सिर्फ x = 10 मीटर मिलेगा। यानी कि जब टाइम काउंट करना शुरू किया गया, यानी जब स्टॉप वॉच ऑन किया हमने, तो उस टाइम पे पार्टिकल ऑलरेडी कहाँ पर था, x = 10 मीटर पे वो पार्टिकल हमारा था, ठीक है। आओ देखते हैं कि उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हमें तो पता है कि v क्या होता है, v होता है dx/dt। तो हम करते हैं d/dt ऑफ 10 + 60 - 3t², ये करते हैं हम। तो ये तीनों के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 + 6 बाहर आएगा, d/dt ऑफ t - 3 बाहर आएगा, d/dt ऑफ t², ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप यूज टू हो चुके होंगे उस बेसिक फार्मूला से। और ये हो जाएगा -60, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन आ गया 6 - 60। अब t = 0 पे वेलोसिटी क्या थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब टाइम काउंट करना शुरू किया गया उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एट t = 0 वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इस इक्वेशन में टाइम की जगह पर क्या रखना होगा, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि डियर स्टूडेंट्स कि जब स्टॉप वॉच ऑन किया गया उस टाइम पार्टिकल का पोजीशन ये था और पार्टिकल की वेलोसिटी ये थी, है ना। ओके जी,
यानी कि हम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मान लो प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है सच दैट ये है x इक्वल टू 0 वाली पोजीशन। जब टाइम काउंट करना शुरू किया गया, ये मान लो x इक्वल टू 10 वाली पोजीशन है, 10 मीटर। जब टाइम काउंट करना शुरू किया गया तो उस टाइम वो पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था। और कितनी वेलोसिटी थी उस टाइम पे उसके पास, 6 मीटर पर सेकेंड थी। और यही हमारा t इक्वल टू 0 वाला कंडीशन है। मतलब यहाँ पर हमने स्टॉप वॉच ऑन किया, तो जैसे ही हमने स्टॉप वॉच ऑन किया हमने देखा कि वो पार्टिकल यहाँ पर है और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि ये पार्टिकल जब रेस्ट पे आएगा, है ना, आखिरी लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी जब वो पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, कहीं ना कहीं वो पार्टिकल आगे जाके रेस्ट पे आने वाला है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है कहीं ना कहीं। कहाँ होने वाली है वो x की वैल्यू हमें नहीं पता, किस x के वैल्यू पे वो होगा, कुछ तो टाइम वो लेगा। अच्छा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है या नहीं हो रही वो हम पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। हम एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन पा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट dv अपॉन dt। तो इसका मतलब है कि d बाई डी टी ऑफ हम करेंगे 6 माइनस 60, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा -6। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -6। चलो पूरा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 6 -6 बाहर आएगा और ये होगा d बाई डी टी ऑफ t। ठीक है, तो ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, -6। और ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा डियर स्टूडेंट्स, यानी वो रिटार्डेशन होगा, यानी वेलोसिटी कम होती जा रही होगी। यानी कुछ दूर जाने के बाद वो बॉडी अल्टीमेटली किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो हमें वही पता लगाना है कि जब वो रेस्ट पे आएगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले टाइम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो हम क्या करते हैं, ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन में v इक्वल टू 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे टाइम क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में हम v इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू 6 माइनस 60, v इज इक्वल टू 6 माइनस 60 एट v इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 60 हो जाएगा और वो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 6 और t हो जाएगा 1 सेकेंड। यानी जब v 0 हुआ तब टाइम इतना था, यानी इतने टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गई। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको केस दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो टाइम दिख रहा है आपको, ये टाइम क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। यानी t इक्वल टू 0 से काउंट करना शुरू किया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो आओ देखते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी, वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नहीं, ये जो पोजीशन वाला इक्वेशन है उसी में हम t क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 10 प्लस 60 माइनस 3t स्क्वायर, x इक्वल टू 10 प्लस 60 माइनस 3t स्क्वायर, यही है 10 प्लस 60 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड x क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 3, जो कि हो जाएगा 16 माइनस 3 विच इज़ नथिंग बट 13 मीटर। ठीक है, यानी ये x की फाइनल वैल्यू है। यानी कि v0 इस टाइम पे हुआ था और उस टाइम पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 13 मीटर। यानी इस डायग्राम में मैं शो कर देता हूँ, डायग्राम में ये बेसिकली कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। अब देखो बच्चों, ये 10 मीटर है और ये 13 मीटर आ गया, तो इसका मतलब है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, बताइए आप मुझे।
13 minus 10 which is nothing but 3 मीटर, which is nothing but 3 मीटर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो x आपको दिख रहा है इसको मैं x1 बोल देता हूँ, और ये जो हमें x मिला है इसको मैं x2 बोल देता हूँ। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है वो तो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन 13 है, इनिशियल 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। पहले आप क्या करें, पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे क्वेश्चन और ये वाला पेज, और फिर उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स ये वाला पेज भी आप कॉपी डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, कॉपी डाउन कर लें आप। तो बच्चों हम अगला सवाल देख रहे हैं, और ये सवाल बहुत ही एक क्रिटिकल सवाल है। क्यों? सवाल पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंसेस t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स where alpha and beta are constants, the retardation is how much, है ना, ये हमें निकालना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे t इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ना कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ t। जैसे पिछला सवाल जो हमने देखा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x वॉज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर हमने क्या किया था, हमने फिर उसको x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि टाइम इज़ अ फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर हम रिटार्डेशन यानी विच इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन वो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इसका एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है, करना ये है कि पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये हमने इक्वेशन लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dt बाई डी एक्स करेंगे। तो यहाँ भी d बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अब ये d बाई डी एक्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीटा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा को वैसे ही लिखेंगे और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, जो कि हो जाएगा 2x प्लस बीटा, और ये तो dx कैंसिल, सिंपली बीटा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया dt अपॉन dx, है ना, और इस पूरे के नीचे यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे बोथ द साइड्स। तो इसको भी हम अल्टी पल्टी करेंगे और इसको भी हम अल्टी पल्टी करेंगे। तो आओ देखते हैं वो क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स बन जाएगा dx अपॉन dt, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो बेसिकली ये अल्टी पल्टी करने से क्या मिला, इसको अल्टी पल्टी किया तो इस पूरे को भी अल्टी पल्टी किया, उससे हमें क्या मिला, उससे हमें अब ये वेलोसिटी मिल गई। देखो dt बाई डी एक्स तो वेलोसिटी नहीं है ना, पर dx बाई डी टी इज़ वेलोसिटी, है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ, और इसका होल का पावर 1 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा होल का पावर -1। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यानी हमको पता है कि a क्या होता है, a होता है dv बाई dt, ये हमें पता है। ठीक है,
अच्छा जी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी x का फंक्शन है, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं। तो हमको पता है कि जब वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तब हम एक्सेलरेशन का ये फार्मूला नहीं यूज़ करके ये फार्मूला यूज़ करते हैं, a इज़ इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो हम ये नहीं यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द फार्मूला। तो हम लिख रहे हैं a इज़ इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, यानी d बाई डी एक्स ऑफ v। v क्या है, v हमारा है 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल का पावर -1, है ना। और अब यहाँ पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे सॉल्व करना। तो इस v को तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, और ये देखो ये पूरे को x मानो, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1, यानी n इंटू एक्स का पावर, इस पूरे को x माना है हमने, n-1, n इंटू एक्स का पावर n-1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको x माना है, किसको x माना है, 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा, इस पूरे को x माना है ना हमने, वही चीज़ मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और फर्दर लेके चलते हैं हम। तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -v हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन हमारा हो गया -v, ठीक है। और उसके बाद 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल का पावर -2, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल का पावर -2, और क्या है, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, ये d बाई डी एक्स इन दोनों के पास जाएगा, तो यहाँ तो 2 अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, तो ये सिंपली 2 अल्फ़ा होगा, और ये जो बीटा का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि बीटा यहाँ कांस्टेंट है, तो सिंपली 2 अल्फ़ा बचेगा इंटू 2 अल्फ़ा, यानी इंटू 2 अल्फ़ा। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आया होगा कैसे किया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हमारा एक इक्वेशन आया है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ मैं। तो ये 2 अल्फ़ा को यहाँ पे v के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -2 अल्फ़ा इंटू वी, और ये क्या है, 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल का पावर -2, ठीक है। थोड़ा पीछे आते हैं, पीछे अगर हम ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी था हमारा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वेलोसिटी वाली इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, यानी इस वाली इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी का इक्वेशन 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल का पावर -1, तो v हमारे पास क्या है, 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल का पावर -1। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा होल का पावर -2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो यहाँ इंटू 2 किया, तो यहाँ भी इंटू 2 किया। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे के जगह पर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यानी इस पूरे के जगह पर डियर स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकता हूँ, v² लिख सकता हूँ। तो ये ऐसा हो जाएगा a इज़ इक्वल टू -2 अल्फ़ा v इंटू v², और ये v और v² मल्टीप्लाई होकर देयरफॉर a क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा इंटू v³। ये हमारा फाइनली रिटार्डेशन आ गया। रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, इसीलिए ये क्या है, ये रिटार्डेशन कहलाएगा प्यारे बच्चों। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो 2 अल्फ़ा इंटू v³, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा v³। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे इसी रूप में आंसर लाना था, तो बेसिकली ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जेई का सवाल है डियर स्टूडेंट्स, ये जेई का सवाल है। मैंने यहाँ पर कहीं ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली 4 ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। वो 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 2 अल्फ़ा v³, दूसरा ऑप्शन है 2 बीटा v³, तीसरा ऑप्शन है 2 अल्फ़ा बीटा v³, और चौथा ऑप्शन है 2 बीटा स्क्वायर v³। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ऑप्शंस हमको दिए हैं, इनमें अल्फ़ा है, बीटा है और v है,
इन सब में अल्फ़ा बीटा और वी है, यानी जो फाइनल आंसर हमें लाना था, जो हमने लाया भी, वो हमें अल्फ़ा बीटा और वी के टर्म्स में लाना था। मतलब या तो अल्फ़ा हो या बीटा हो या दोनों भी हो सकते हैं और वी हो, तो उसी टर्म्स में, इसीलिए हमने इस एक्सेलरेशन को किसके टर्म्स में लिखा, वी के टर्म्स में लिखा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम था, ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। ये प्रॉब्लम प्यारे बच्चों आप ना बिना देखे भी सॉल्व करें, देख के सॉल्व करें, फिर बिना देखे सॉल्व करें, 2-3 बार सॉल्व करें इसको, क्योंकि ये ना बार बार आप भूल जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ये जब एग्ज़ाम में आएगा आप भूल जाएंगे कि आपको क्या करना था, क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रिक हमने लगाया है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर हमने दोनों साइड से रेसिप्रोकल लिया है, क्योंकि यहाँ पे t एज अ फंक्शन ऑफ x है, ना कि x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। ट्रिकी प्रॉब्लम्स में से एक है, इसको स्टार मार्क करके रखेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कुछ और ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे प्यारे बच्चों अपने अगले लेक्चर में। कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक देखो हम सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अभी कहीं भी हमने इंटीग्रेशन यूज़ नहीं किया। देखो जितने प्रॉब्लम्स भी हमने अब तक लिए, हर एक प्रॉब्लम में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम भी मैं लूँगा पर अगले लेक्चर में। तो आपको उम्मीद है कि ये वाला याद होगा, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट, और वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर से क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो अब तक हमने बस ये और ये बात की है। अभी तक हमने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने वाली बात नहीं की है, यानी जो इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम है वो अभी हमने नहीं देखे हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स भी देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल जो है वो इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स को माना जाता है, पर एनीवेज ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की स्किल्स को परखा जा रहा है। यानी आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से समझा होगा तो यहाँ आपको थोड़ा आसानी होगी। सिमिलरली अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से समझा होगा तो यहाँ आपको आसानी होगी। ठीक है, तो वही स्किल्स यहाँ पे टेस्ट की जा रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफ़िकल्ट वाले प्रॉब्लम्स है बेसिकली ये जेई वाले प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अब आपको बताता हूँ, जैसे डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम जो है ये जेई का प्रॉब्लम है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आपने देखा ये भी जेई का प्रॉब्लम है। नीट में जनरली बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले। आपको मैं नीट प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस भेजूंगा एज अ वर्कशीट, डोंट वरी। मैं आज या कल मैं आपको नीट प्रीवियस ईयर्स की भी वर्कशीट भेजता हूँ। उसमें नीट के सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स कवर्ड होंगे टॉपिक वाइज, वो भी आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम का भी लेवल समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पर क्योंकि हमको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, इसीलिए मैं आपको जेई के भी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बस ये है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से कोई भी स्टेप जो आपको नहीं समझ में आई हो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना बस करते हैं। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ओवर एंड आउट।